अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को एक तवील अरसे से दहशतगर्दी के बड़े चैलेंज का सामना है। कुछ तो 9/11 के वाक़यात के बाद पाकिस्तान की सरहद जो अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है, उस तरफ से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा दरअंदाजी होनी शुरू हो गई, जिससे पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए। फिर एक इंडिया ने भी तरीक़ाकार नया अपनाया। उन्होंने पिछले 20-25 सालों के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनकी पुष्टनाई करनी शुरू की है। उनकी फ़ंडिंग भी करते हैं, उनको असला भी देते हैं। और पाकिस्तान में बेशतर अटैक्स जो 9/11 के बाद हुए, जिसमें टीटीपी मुलव्वस थी या जिसमें बीएलए मुलव्वस थी, उसके कहीं ना कहीं ताने बाने जाके इंडिया के साथ मिलते हैं। और इंडिया का सिर्फ पाकिस्तान इस वक्त निशाना नहीं है, बल्कि दुनिया के बेशतर मुल्क जो हैं, इवन कनाडा के अंदर एक सिख रहनुमा की जो असैसिनेशन थी, उसके अंदर भारतीय स्टेट बराह रास्त मुलव्वस पाई गई। ये इन्वेस्टिगेशन से वहाँ साबित हुआ। और बाकी अमेरिका के अंदर भी उन्होंने कोशिश की और वो वाक़या बाकायदा रजिस्टर हुआ। बलूचिस्तान का मामला पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। बड़ा इसलिए है कि 60-70 से लेकर आज तक बलूचिस्तान के हालात समझे नहीं हैं। कुछ तो मसला हमारी इंटरनल फॉल्ट लाइन्स का है, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन एक मसला साथ बीएलए की फ़ॉरेन फंडिंग का है। और ये फ़ॉरेन फंडिंग लार्जली तो इंडिया के रास्ते आती है, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान के कुछ ऐसे करीबी ममालिक का भी नाम आता है कि जिनका इंटरेस्ट नहीं है बलूचिस्तान को तरक्की करता और फलता फूलता देखना। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब, इनसे हम पूछेंगे कि क्या हालात हैं, पिछले 2 रोज़ के अंदर जो कुछ हुआ उसकी वजूहात क्या हैं। ये तो एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म हमला था, जिसमें 12 से ज़्यादा शहरों को निशाना बनाया गया, पुलिस स्टेशनों पे हमले हुए, बैंक्स लूटे गए। तो क्या इसके मुहर्रिकात हैं, कौन इसके पीछे है, और अब हम पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, कितने लोगों को या कितने दहशतगर्द ग्रुपों को हम काबू करने की पोजीशन में हैं इस वक्त। बुगटी साहब, वेरी वार्म वेलकम, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, इस वक्त बताइएगा कि सूरत हाल है क्या। आज भी 1-2 इलाकों की मैंने खबर पड़ी है कि आज भी वहाँ अटैक्स हुए हैं। एक जगह पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का और एक जगह पे एसपी ऑफिस का तस्करा आता है। लेकिन पहले तो पिछले 1-2 रोज़ के अंदर जो कुछ हुआ वो बताइए, वो क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, आपने बड़े अरसे बाद याद किया, आपका आपका बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो जो कल हमारे शोधा और जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज के साथ इजहार हमदर्दी और उनको ये यकीन दिलाना कि हुकूमत बलूचिस्तान उनके दुख में, उनके गम में और उनके इस जज्बे को, जो कुर्बानी का जज्बा है, हर उस चीज़ में उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये आपने ठीक कहा कि ये मुनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज किस्म के हमले थे, लेकिन अगर आप इसका स्केल देखें तो स्केल में भी साइज के हिसाब से लार्ज था। लेकिन अगर लिथैलिटी देखें और कंपैरिजन करें पिछले हमलों में, जो पिछले 26 अगस्त को पिछले से पिछले साल हुए थे, जिसको एक सो कॉल्ड हैरोफ का नाम दिया गया था, तो इस दफा क्योंकि इंटेलिजेंस शेयरिंग जो थी वो हमें पहले से थी, उसकी वजह से जो लिथैलिटी है वो बड़ी कम है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जो नुकसान है वो बहुत कम हुआ है, सिविलियंस का नुकसान है वो बहुत कम हुआ है जिस लेवल के अटैक्स थे। और हमने तो प्री अटैक्स करना शुरू कर दिए थे। अगर आप देखें तो शाबान में इस अटैक से एक दिन पहले कोई शाबान और पंजगूर में 40 के करीब लोग मारे गए। अगर वो लोग ना मारे जाते तो मुमकिन है कि ये पंजगूर में भी हमला हो रहे थे, और क्वेटा का जो नॉर्थ ईस्ट है उस साइड पे भी हमला हो होने के बड़े चांसेस थे। वो एक अच्छी इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई जिसकी वजह से मेरा ख्याल है उनको बड़ा डेंट लगा। लेकिन ओवरऑल अभी इस वक्त सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। आज भी थोड़ी देर के लिए जो आप जिक्र कर रहे थे वाशुक में, जो उनका एक तरीका कार है, 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस फायर करते हैं, कहीं अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, कहीं पर रॉकेट्स मारते हैं, और फिर जो ही रिस्पॉन्स आता है सिक्योरिटी फोर्सेस का तो वो फौरन से पहले उधर से भाग जाते हैं। तो इस वक्त सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, नॉर्मल है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और नोशकी में एक ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन क्वेटा में भी आज हमारा चला। हमारा जो चेज ऑपरेशन है वो भी कल से चल रहा है, बिकॉज हमने ये फैसला किया हुआ है कि इन दहशतगर्दों का पीछा करेंगे और इनको छोड़ेंगे नहीं। ये मासूम खून जो बहाया है, ये मासूम के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। बुगटी साहब, जो हमारी सिविलियन और लॉ इन्फोर्समेंट के जवानों की शहादतें हैं, उनकी मजमूई तादाद कितनी है। उसमें एफसी के एहलकार हैं और पुलिस के एहलकार हैं। सॉरी, 17 कल थे। आज क्योंकि एक इंजर्ड थे उनकी भी शहादत हुई, तो ये पुलिस की शहादतें जो है वो टोटल हमारी शहादतें 19 के करीब हैं। 2 पुलिस वाले और शहीद हुए। लेकिन जो टेररिस्ट का फिगर्स है वो रेज हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कल तक तो 145 थे, आज 177 जानो मसल हो चुके हैं, और ये चेज अभी तक जारी है। इंशाल्लाह ताला और भी ज्यादा जानो मसल होंगे। बुगटी साहब, हमारी तो दुआ ही है कि पाकिस्तानी सरजमीन से
कोई एक दहशतगर्द जो है उसको भी सांस लेने का मौका ना मिले, मुकम्मल आप सफाया कर दें। लेकिन 177 आप मार चुके हैं दहशतगर्द। तो ये तो एक बाकायदा एक मिलिट्री यूनिट जो अटैक करता है ना, वो ये उस तरह की तादाद है जिसको आपने वाइप आउट किया है। तो इतनी बड़ी तादाद पलती कहाँ है दहशतगर्दों की? देखिए ये तादाद बड़ी कैसे है, पहले तो ये देख लें कि जब जब अनफॉर्चुनेट है, बट दिस इज द रियलिटी एंड वी मस्ट टेल द ट्रुथ टू द नेशन। हम यहाँ बैठ के झूठ बोलें तो वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। ये जो हमारी अपीसमेंट की पॉलिसी आती है आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स, आपको याद होगा कि 2018 से पहले बिल्कुल बलूचिस्तान तकरीबन पीसफुल हो चुका था। वहाँ रोड हम सेमिनार्स में आप खुद तशरीफ लाते थे, आपको अच्छी तरह याद है कि गवादर में, क्वेटा में, हर जगह पर। और उसके बाद फिर एक अपीसमेंट की पॉलिसी आई और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी जिसमें वो टीटीपी के साथ जो अपीसमेंट हुई उसका जिक्र तो पूरा पाकिस्तान करता है, लेकिन इधर बीएलए के साथ या इस तरह की और दीगर तंजीमों के साथ, बीआरए के साथ, यूबीए के साथ, सो एंड सो ऑन, इनके साथ, बीएलएफ के साथ जो एक अपीसमेंट हुई, उस अपीसमेंट के नतीजे में हमेशा टेररिस्ट ग्रुप जो होते हैं वो रीग्रुप होते हैं, रीस्ट्रेंथन होते हैं। और ये अपीसमेंट इस रियासत ने पहली दफा नहीं की है। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि इससे पहले भी अगर आप देखें तो जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा 60s 70s में, जब ये 70s में शुरू हुआ हैदराबाद साजिश केस में, ये स्कूल ऑफ थॉट जो है वो इमर्ज होके आया। एक स्कूल ऑफ थॉट नवाब खैबर का था कि वायलेंस के जरिए इस मुल्क को तोड़ा जाएगा। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट मीर गौसफर बिजंजो का था कि जो पॉलिटिकली चाहते थे कि हम अपने राइट्स की बात करें, एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ राइट फ्रॉम हिज ग्रेव कि पॉलिटिकली जो चीज बलूचिस्तान को मिली, जो राइट्स मिले बलूचिस्तान को, जो हमें जो राइट्स की जितनी भी बात की जाए 18th अमेंडमेंट की सूरत में हो, आगाज हकूक बलूचिस्तान की सूरत में हो, वो सब पार्लियामेंट के थ्रू मिले हैं। और वायलेंस से हमें दहशत के सिवा, खून के सिवा, तबाही के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और कल का अटैक आप देख लें कि ये कहते हैं हालांकि वो खुद अफगानिस्तान में कहीं छुपा बैठा हुआ है, लेकिन अगर वो कहता है वो बशीर जेब के जी मैं खुद आया हूँ, खुद भी आया तो इतने बड़ा आपने जैसे कहा कि 200-300 लोगों ने हमलावर भी हुए, तो क्या कर लिया, हासिल क्या किया? कोई एक वार्ड, कोई एक यूनियन काउंसिल? व्हाट इज द थॉट? क्या बलोच को एक लाहासिल जंग में डाला गया है? इनको हासिल तो कुछ नहीं होगा। हाँ, एक चीज जरूर हुई है, जब बलूचिस्तान भी स्टेबलाइज होने लग गया, गुड गवर्नेंस की वजह से चीजें बेहतर शेप अप होने लगी, पाकिस्तान ओवरऑल रीजन में स्टेबलाइज होने लग गया और इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होने लग गया रीजन में। उस जंग के बाद पाकिस्तान को जो एक इज्जत मिली, वो उनका एक हिंदुस्तान के इमा पे वो डिस्टेबलाइज तो कर सकते हैं, और उन्होंने डिस्टेबलाइज करने की एक नाकाम सी कोशिश की है, अपनी प्रेजेंस बताने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस का और पुलिस का जो रिस्पॉन्स था उससे उसको उस हद तक नाकाम बनाया कि वो एक जगह पर, फॉर एग्जांपल क्वेटा की अगर आप मिसाल ले ले, वो रेड जोन में सीएम हाउस में घुसना चाहते थे, क्या वो घुस पाए? आंसर इज नो। पीटीसी का अटैक था कि वो पीटीसी में 300 के करीब ट्रेनिंग के लिए बच्चे मौजूद थे, क्या वो पीटीसी के अंदर घुस पाए? आंसर इज नो। सो इस तरह कई और जगहों पर उन्होंने कोशिश की कि वो हॉस्टिल सिचुएशन बना ले, वो नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है कि बलूच को एक लाहासिल जंग की तरफ जो धकेला गया है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मलिक साहब, वो मुझे ये कोई डाउट नहीं है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेबिलिटी पे, कैपेसिटी पे, बलूचिस्तान के लोगों की रेजिलियंस पे। ये जो हमने 40 लोग मारे हैं, जो पिछले साल हमने पूरे साल में 1000 के करीब टेररिस्ट मारे हैं, इसमें से 99% जो इंटेलिजेंस थी वो लोकल लोगों की थी। तो इसका मतलब है लोकल लोग तो अपनी रियासत के साथ है, अपनी रियासत के फोर्सेस के साथ है। ये 40 लोग मारे गए पंजगूर में और शाबान में इस अटैक से पहले, एक दिन पहले, जिसमें बहुत बड़ी लिथैलिटी रोकी है, वो भी तो लोकल इंटेलिजेंस थी, लोगों ने इंटेलिजेंस दी है। लोग आज भी बलूचिस्तान के जो है वो अमन चाहते हैं, बलूचिस्तान के लोग आज भी अपने वतन के साथ हैं। जो मुझे फिक्र लाक रहती है वो कुछ लोग हैं, मखसूस लोग हैं जो रैशनलाइज करते हैं वायलेंस को, और उनकी पॉलिटिक्स ही इस चीज पे बेस्ड करती है कि वो वायलेंस को रैशनलाइज करें और उसकी बन जाए। और वो उनका मुझे फिक्र रहता है, क्योंकि उनकी वजह से 30 साल तक पाकिस्तान में जो नैरेटिव दिया गया है वो महरूमी का नैरेटिव है, अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट का है। दो के अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट है। ये अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट सिर्फ बलूचिस्तान का इश्यू तो नहीं है, डिप्राइव्ड सिर्फ बलूचिस्तान के लोग तो नहीं है, बाकी पाकिस्तान में भी इस तरह के मसाइल हैं। लेकिन क्या वायलेंस को तो रैशनलाइज नहीं किया जा सकता? ये लोग इसको, और जो लड़ रहा है वो इसको रीजन नहीं बताता, लेकिन इधर लोग बैठ के मेन स्ट्रीम मीडिया को भी उन्होंने कंफ्यूज किया है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को कंफ्यूज किया है, पॉलिटिकल पार्टीज को कंफ्यूज किया है, इंटेलिजेंशिया को कंफ्यूज किया है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये मेरा कंसर्न है।
वो बाकी इसके अलावा मेरा कोई कंसर्न नहीं है। ये हमारी स्टेट है, हम वी आर नॉट टायर्ड, हमें कोई इशू नहीं है। हम वी कैन फाइट फॉर मैनी मैनी ईयर्स। मैं सिंबॉलिकली कह रहा हूँ 1000 साल लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। हमारी रियासत है, हमें क्या परेशानी है? हमने कौन सा अमेरिका है जो अफगानिस्तान है वापस जाना है? तो हमारा मुल्क है और हासिल नहीं कर सकते वो 1 इंच टेरिटरी जो है, ये लोग वायलेंस के जरिए हासिल नहीं कर सकते या किसी और मीन से हासिल नहीं कर सकते। बुख्ती साहब, लेकिन ये जरूर है कि डिस्टेबलाइज इन करने की ग्रुपों की कोशिश वो करते फंडिंग रहेंगे। में कौन कौन से ममालिक हैं? क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मैं मुख्तलिफ मुल्कों का नाम सुनता हूँ, लार्जली तो इंडिया का नाम सबसे पहले आता है कि टीटीपी और बीएलए के पीछे वो खड़ा है, लेकिन बलूचिस्तान वाले मामले में अनफॉर्चुनेटली 1-2 और मुल्कों का नाम आता है जिसका सुन के मुझे बहुत दुख होता है। एज चीफ मिनिस्टर आपकी क्या इतलात है? देखिए, जो बाकी मुल्क हैं, खासतौर पे जो हिंदुस्तान है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। दिस इज प्योरली एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर। उस इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर के पीछे रॉ है, और रॉ बेसिकली इनको फंड भी करता है, ट्रेन भी करता है और बाकी चीजें भी करता है। बाकी जो अगर किसी और मुल्क का नाम है, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप क्यों रॉ का नाम लेते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ माल्टा वाले करेंगे तो माल्टा वालों का नाम लूंगा। तो मेरी इंफॉर्मेशन तो रॉ की हद तक है, बाकी फॉरेन ऑफिस इस पे बेहतर कमेंट कर सकता है कि कोई और मुल्क है। हाँ, अफगानिस्तान की सूरत में तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अफगानिस्तान तो सेफ हेवन है फॉर आर टेररिस्ट। वो चाहे अला नजर हो, चाहे बशीर जेब हो, चाहे और लोग हो, सारे अफगानिस्तान में मौजूद हैं। नूर वली महसूद हो, तो ये अफगानिस्तान में उनको पैटर्नेज भी है। और मैं आपकी तौसीफ से इंटरिम गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान की है, दे मेड अ प्रॉमिस टू द वर्ल्ड कि देयर टेरिटरी विल बी नॉट यूज्ड अगेंस्ट एनी स्टेट। देयर टेरिटरी जो है वो यूज हो रही है अगेंस्ट आर स्टेट। दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क टू देयर प्रॉमिस, कि वो जो प्रॉमिस उन्होंने दोहा में दुनिया के साथ किया था। और सिर्फ ये नहीं कि हमारे मुल्क के खिलाफ जो टेररिस्ट है, बल्कि रीजन में और जितने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके भी बहुत सारे आउटफिट्स जो हैं वो वहां पर फल फूल रहे हैं। दिस विल बी अ बिग चैलेंज फॉर एंटायर वर्ल्ड। तो ये सोचना पड़ेगा, दुनिया को भी सोचना पड़ेगा और अफगानिस्तान को भी सोचना पड़ेगा कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। चीफ मिनिस्टर साहब, जो बलूचिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल से मालामाल किया है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कॉपर की इतनी बड़ी माइंस हैं, आपके पास अब ग्वादर पोर्ट है, ये बहुत सारे जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ देता है, और ये एक बड़ा सबब है बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी का। पैसा भी डालते हैं, इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करते हैं और हमले भी करवाते हैं। आपको इसका सद्देबाब मौसर तरीके से करना पड़ेगा। मैं आपसे 200% एग्री करता हूं कि इसका सदेबाब हमने ही करना है। और इसके सदेबाब के हमारे जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है, हम उसमें 3 प्रॉन्ग्स हैं जिस पे काम कर रहे हैं। वो हमेशा याद रखिएगा कि बलूचिस्तान के केस में दो अंडर डेवलपमेंट इज नॉट द रीजन, दो दिस deprivation is not the reason of this fight, but this complements the terrorist. इसी तरह अगर हम अच्छी गवर्नेंस कर लेंगे, मेरिटोक्रेसी करेंगे, एंटी करप्शन ड्राइव करेंगे, वो हमें कॉम्प्लीमेंट करेगा। अभी आप देखें ना कि हमारी गवर्नेंस का जो मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था, वो टेक ऑफ था हमारा, कि आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भर्तियां शुरू कर दी थी। हमने कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के जरिए 3200 बंद स्कूल जो है वो खुलवा लिए थे। आज बलूचिस्तान के वो दूर दराज इलाके जिन्होंने कभी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी थी, आज वहां पर डॉक्टर्स मौजूद थे। आज यहाँ पर गुड गवर्नेंस जो है वो, मेरिटोक्रेसी जो है वो प्रमोट हो रही थी। आज कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई डीआईजी, कोई कमिश्नर, कोई एसपी, वो कोई किसी सिफारिश पे नहीं लग रहा था, वो प्योरली मेरिट पे लोग लग रहे हैं। तो ये वो मैयर्स हैं। एक तो ये है। दूसरा, सिक्योरिटी जो काइनेटिक डोमेन है, वो लॉफेयर और वॉरफेयर ने पैरेलल चल रहा है। आज पहली दफा लॉफेयर में आप देखें कि फेसलेस कोर्ट्स हमने इंट्रोड्यूस करा लिए थे। मिसिंग पर्संस का मसला जिसपे सारी जिंदगी इन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स की है और रियासत के खिलाफ उसको एज अ प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल किए, हमने उसका सोल्यूशन निकाला है, हम उसके सोल्यूशन की तरफ गए। सो गवर्नेंस का मॉडल इंप्रूव हो रहा था। वही काइनेटिक, मैंने आपको बताया कि 1000 से ज्यादा हार्डकोर टेररिस्ट 1 साल में मारे गए, जो मैक्सिमम नंबर है जब से पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। तो ये दोनों पैराडाइम ने पैरेलल चलना है और हमारे पास उसकी पूरी स्ट्रेटेजी है। और फिर एक और स्ट्रेटेजी यूथ की एंगेजमेंट की है, कि जो हमारी यूथ है, जो वो प्रोपेगेंडा टूल जो खास तौर पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, उससे और सोशल मनूवर से हमारी यूथ को डिसइंटीग्रेट करने की एक मुनज्जम साजिश, एक मुनज्जम कोशिश की जा रही है, और बाहर बैठ के ये कोशिश की जा रही है। और उसको रोकने का सदेबाब क्या है कि आप लोगों को एंगेज करें, आप स्टूडेंट्स के साथ डायलॉग करें। माई सेल्फ, ऑनरेबल गवर्नर, हमारे कमांडेड 12 कोर, डीजीआईएसपीआर हमारी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं,
हम 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठ के उनके सवाल जवाब सुनते हैं। फिर हम एक पब्लिक एंगेजमेंट थ्रू जिरकास कर रहे हैं जिसमें कमांडर 12 कोर मेरे साथ होते हैं, बाकी हमारे डिप्टी कमिश्नर्स कमिश्नर्स वो कर रहे हैं। ये सारे वो मेजर्स हैं जो कि लॉफेयर और वॉरफेयर दोनों में चल रहे हैं, और वही टेक ऑफ बलूचिस्तान कर रहा था। और उन्होंने अपनी एक जो गिरथी साख है उसके लिए ये एक ड्रामा रचाया है, एक हमले किए हैं जिसकी लिथैलिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितना सोशल मीडिया पे शो है। और वो सोशल मीडिया पे आप देखें, अंदाजा लगाएं कि हमला नहीं होता है उससे पहले सोशल मीडिया पे आ जाता है, और वो हैंडलर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं? वो हैंडलर्स यूरोप पे बैठे हुए हैं, वो हैंडलर्स अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, वो हैंडलर्स इंडियन में बैठे हुए हैं, वहां से उनकी ट्वीट्स चलती हैं। ये अब कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो छुपी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि हमें डोजियर्स की शक्ल में फॉरेन ऑफिस को और इनके जो एविडेंसेस हैं वो दुनिया के साथ शेयर करने चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब, दो हिस्से हैं। एक तो दहशतगर्द ग्रुप है, बीएलए है या बीआरए है या किसी और नाम से है, जो हमलावर होता है, बंदूक उठाता है और हमारे जवानों के शहादत के अंदर मुलवस होता है, सिविलियन की शहादत के अंदर मुलवस होता है। उसको तो आपको मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट करना पड़ेगा, ज़ीरो टॉलरेंस। लेकिन एक साथ ही दूसरा रास्ता भी है, वो है पॉलिटिकल प्रोसेस। वो जो नाराज़ लोग हैं उनको इंगेज किया जा सकता है, जो बंदूक लेके हमला नहीं कर रहे, कहीं बारूद नहीं फेंक रहे, कहीं आग नहीं लगा रहे। तो दोनों प्रॉन्ग बैक वक्त चलने चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस तो इस मुल्क में चल रहा है। जो जमातें हैं वो जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके साथ हम कॉन्टेक्स्ट में भी रहते हैं। हम कंसेंसस बिल्ड करते हैं प्रोविंशियल असेंबली में। मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट था, उस पर हमने कंसेंसस बिल्ड किया, हालांकि हमारे पास नंबर्स थे। नंबर्स के बावजूद हमने वापस उसको भेजा पार्लियामेंट से अपने डिपार्टमेंट में। वहां पर तमाम स्टेक होल्डर्स ने उसके साथ डिबेट किया, और डिबेट के बाद हमने कंसेंसस बिल्ड करके उसको पास किया। फिर अपोजिशन की तरफ से इतराज आया कि नहीं जी, इसमें एक दो गलतियां हैं। फिर हमने अपोजिशन को दावत दी कि ये ले, हम वापस कर लेते हैं, आप दोबारा इसमें जो जहां कंसेंसस बिल्ड हो सकता है वहां कर सके। एनएफसी का इशू है। आई रोट लेटर्स टू एवरी लीडर, those who even not in politics, sorry, not in parliament, मैंने उनको भी लेटर्स लिखे कि आप आए अपनी इनपुट दे दें। तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस तो जारी है। कौन नाराज है, किस बात पे नाराज है? हाँ, पॉलिटिकल मसला पॉलिटिकल होता, प्रॉब्लम पॉलिटिकल होता तो आप और पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स कर दे, और पॉलिटिकल एंगेजमेंट सारी रहनी चाहिए। मसला मिलिटरीली है, प्रॉब्लम बीएलए ने कोई एम्बुलेंस सर्विस शुरू नहीं की, बीएलए ने कोई स्कूल नहीं शुरू किया, बीएलए ने कोई हॉस्पिटल का चेन शुरू नहीं किया। वो बंदूक लेके आपसे लड़ रहे हैं और हम अभी तक कंफ्यूज हैं कि ये तो पॉलिटिकल मसला है या मिलिटरीली रिजॉल्व होगा। तो वो तो आप ठीक कह रहे हैं कि उनके साथ तो मिलिटरीली रिजॉल्व होना चाहिए। अगर कोई बाकी कोई नाराजगी है किसी की, आइए बैठ जाते हैं, कोई मुआहदा कर लेते हैं कि मेरिटोक्रेसी को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, डेवलपमेंट फंड्स जो अवेलेबल है उनको किस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है, किस तरीके से डिप्टी कमिश्नर्स की पोस्टिंग अगले 10 साल तक कैसे करनी है, वो कोई पुलिस को किस तरह स्ट्रेंथन करना है, गुड गवर्नेंस के कौन से मॉडल इंट्रोड्यूस करने हैं। मेरिट, हम पहला सूबा है जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं। अब हम पब्लिक सर्विस कमीशन में एआई के पीएचडी पूरी दुनिया से लेने लगे हैं, जो हमें अपने टेस्टिंग मॉडल्स बताएंगे जिससे हम मेरिट पे लोग भर्ती करने के काबिल हो जाएंगे। तो उस पर तो डायलॉग के लिए हुकूमत के दरवाजे आपको हमेशा के लिए खुले हुए हैं। जो हमसे बातचीत करना चाहता है, हमें कहीं किसी को एंगेज करना पड़ता है, हम उनको एंगेज करते हैं। बलूचिस्तान वो वाहिद प्रोविंस है कि जहां पर अपोजिशन जो है वो बजट का मामला हो, वो प्राइम मिनिस्टर के विजिट का मामला हो, वो कोई मेहमान यहाँ पर आ रहा हो, तो हम इकट्ठे होते हैं, हम हमेशा इकट्ठे उठते बैठते हैं। हम बातचीत का डायलॉग का प्रोसेस जो है वो तो जारी रखते हैं। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू हर एक का डिफरेंट हो सकता है, आपका कोई डिफरेंट हो सकता है, हमारा हो सकता है, लेकिन उसमें एक चीज याद रखिएगा कि फर्क हमें जरूर अब स्टैब्लिश कर लेना चाहिए कि जंग के दौरान, जब जंग हो रही है, जब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो फाइट में है, फाइट के दौरान आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं। जब लड़ाई खत्म हो जाए उसके बाद ठीक है, हमारी कोई कमी हो सकती है, कोई कोताही हो सकती है, उसमें बात की जा सकती है, उसको इंप्रूव करने की गुंजाइश हमेशा से होती है। लेकिन अगर आप अपने नैरेटिव के जरिए देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मलिक साहब, आपके तौसत से मैं पूरे पाकिस्तान को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बशीर जेब या दहशतगर्द जो है वो खुद तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आके अपना नैरेटिव नहीं दे सकते हैं, वो खुद तो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आके नहीं दे सकते हैं, वो खुद तो क्वेटा प्रेस क्लब में नहीं आ सकते हैं। कोई उनके लेजिटिमेट वॉइसेस हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लें कि वो कौन है जो उनके लेजिटिमेट वॉइसेस बने हुए हैं, वो कौन है उनकी वजह से सोशल मनूवर होता है और उनकी रिक्रूटमेंट होती है, वो कौन है जो हमारी यूथ को डिसइंटीग्रेट करते हैं प्रोपेगेंडा से। आप मिसिंग पर्सन का मसला ले लें,
मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, एक बंदा मिसिंग हो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं मलिक साहब, केपी में जो लोग मिसिंग हैं उनकी तादाद बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन से ज्यादा है। किसी टीवी चैनल पे मैंने उनका जिक्र तो कभी नहीं सुना, किसी पॉलिटिकल लीडर से मैंने कभी उनका जिक्र तो नहीं सुना। क्यों? वाई वाई वी आर इन अ ड्यूल माइंडसेट। आप देख लें जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो दैट इज नेशनल एक्शन प्लान। किन लोगों ने नेशनल एक्शन प्लान में ये कंसेंसस बिल्ड कराने की कोशिश की कि जो टेररिज्म मजहब के नाम पर है उसको तो किसी और तरीके से ट्रीट किया जाए, जो ये सो कॉल्ड कौम परस्ती के नाम पे है जिसका कोई बलोचियत से ताल्लुक नहीं है। ना हमारे कोई बलोच नॉर्म्स में औरतों और बच्चों को मारा जाता है, ना हमारे बलोच की रवायत में, ना तारीख में। तो लिहाजा ये दहशतगर्द है, सिर्फ इनको एज अ दहशतगर्द ट्रीट करना चाहिए। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान में इसका आपने कोई और नाम दे दिए। तो अच्छा ये कंफ्यूजन जब तक रियासत के अंदर रहेगी तो ये मेरा कंसर्न तो रहेगा। चीफ मिनिस्टर साहब, एक तरीकाकार इस्लामाबाद में वो करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें आर्मी चीफ भी बैठते हैं और बड़े बड़े लीडर्स भी बैठते हैं। तो मेरे ख्याल में कोयटा में भी आपको एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें आप नवाज शरीफ साहब को बुलाइए, उसके अंदर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से किसी की नुमाइंदगी लीजिए, उसमें आप जरदारी साहब को बुलाइए और आर्मी चीफ साथ बैठें और पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स बैठें। वहाँ आप नेशनल एक्शन प्लान फॉर बलूचिस्तान पर्टिकुलरली उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान वहाँ सबसे कंसेंसस करवा के उठें। ये आपके ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी जब पॉलिटिकल फोर्स और मिलिट्री फोर्स इकट्ठे एक ही जगह पे मोहर लगा के उठेंगे। देखिए ये जो जिन हजरात का आपने नाम लिया जा रहा है ये तो फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ही कर सकते हैं। मैं तो आप चीफ मिनिस्टर के मेरी तौर पर कैपेसिटी दावत दे नहीं है, सकते हैं इनको। मैं तजवीज आप चीफ मिनिस्टर के तौर पर इनको दावत दे गुजारिश सकते हैं, इनवाइट कर गुजारिश सकते हैं इनको। ये अगर आप गुजारिश मेरी पूरी सुन ले, मैं यही फरमा रहा था कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मुझे ये तजवीज सामने रखनी चाहिए। लेकिन विद इन ऑन पार्लियामेंट, अपनी पार्लियामेंट में मैं 2 दफा इन कैमरा ब्रीफिंग का एहतमाम कर चुका हूं अपने पार्लियामेंटेरियंस के लिए, जिसपे अपोजिशन के लोग और हुकूमत के लोगों ने शेर हासिल डिबेट की है। और 2 दफा पहले करा चुका हूं, दोबारा भी कराने के लिए तैयार हूं। के पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए हमारी जमात पॉलिटिकल प्रोसेस तो मानती है कि पॉलिटिकल डायलॉग करना हमारी लीडर का ये कॉल था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बड़ा साफ कहा था कि पॉलिटिक्स यू हैव टू कीप द डोर ऑफ डायलॉग ऑलवेज ओपन। तो आर डोर इज ऑलवेज ओपन फॉर द डायलॉग, और हम अपनी पार्टी अपनी असेंबली में तो ये करते रहते हैं। लेकिन जाहिर है अगर नेशनल लेवल पे करना है तो मैं आपकी तजवीज से भी एग्री करता हूं, और मैं वज़ीर आज़म ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को आपकी इस तजवीज से आगाह भी करूंगा और खुद भी ये तजवीज दूंगा कि हमें बिल्कुल कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए। और उसमें उससे सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथ मिलती है, उससे लॉ एनफोर्समेंट को स्ट्रेंथ मिलती है, उससे पुलिस को स्ट्रेंथ मिलती है, उससे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ मिलेगी। ये बिल्कुल कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए कि टेररिज्म को किसी भी सूरत माफी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सर, कौमी सतह पर इन मामलात के अंदर दो राय आने का मौका देना ही नहीं चाहिए, और सबसे ज़्यादा क्योंकि जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के कंधों पर आती है कि ड्राइविंग सीट पर बैठे होते हैं। तो ये आवाज़ एक ही आनी चाहिए कि पाकिस्तानी सरजमीन पर किसी को खून रेजी की इजाज़त नहीं है, किसी मुसल्ला जत्थे की किसी को बनाने की इजाज़त नहीं है, किसी पर हमलावर होने की इजाज़त नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट के दायरे जो रियासत के हैं, ये काम उनका है कैसे लॉ इन्फोर्समेंट करनी है, कोई और बंदूक नहीं उठा सकता। तो इसमें हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, लेकिन आपका अगर कोई क्लोजिंग रिमार्क्स के अंदर कोई एक्शन प्लान हो तो वो भी काइंडली आप अगर आउटलाइन कर दें जाते जाते तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा बलूचिस्तान के अवाम की तसल्ली के लिए। देखिए मैं बलूचिस्तान के लोगों से मैंने ये वादा किया था कि जब मैंने हुकूमत संभाली थी तो बलूचिस्तान की तमाम नेशनल हाईवेज पे हड़ताल के नाम पे किसी न किसी ने सड़कें बंद की होती थी, 7-7 दिन 8-8 दिन हाईवेज बंद रहती थी। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी सड़कें खुलवाऊंगा। आज अल्लाह के फजल से एक सड़क भी 1 घंटा हड़ताल के नाम पे नहीं बंद होती है। तो ये भी मेरा वादा है आज बलूचिस्तान के लोगों से, उन शुहदा से ये वादा है, उन शुहदा के मुकद्दस खून की कसम है कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके ये जो एक दहशतगर्दी है, ये जो एक मैस है, ये जो एक कत्लो गारत है, ये जो एक खून का बाजार गर्म किया हुआ है जिन लोगों ने, हम इंशाअल्लाह ताला हमारे रिजॉल्व में आप कभी कभी नहीं देखेंगे। हम इस दहशतगर्दी के जंग में आंखों से आंखें मिला के मैदान अमल में खड़े होकर आपको नजर आएंगे और आपको इस दहशतगर्दी की लानत से छुटकारा दिलवाएंगे। मीर सरफराज बुगटी साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में एक ऐसा एरिया जो किसी हुकूमती मदद के बगैर ख़ुद से बहुत अच्छी
ग्रोथ भी दिखाता है और आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है। वो है आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। लेकिन पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रवि और पुअर क्वालिटी जो है उसने इसको हैम्पर किया हुआ है। अब एक नई डेवलपमेंट होने जा रही है कि 5G, जिस पे दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो हैं इसकी तरफ मूव कर चुके हैं, पाकिस्तान भी उस तरफ जाने वाला है। इसमें क्या करने की ज़रूरत है, कैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इसमें इंडस्ट्री क्या कहती है, क्या चैलेंजेस हैं और कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान की तरक्की में, कैसे मददगार साबित हो सकते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आमिर इब्राहिम साहब, CEO हैं जैज़बर्ड। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। 5G कितना पोटेंशियल है इसके अंदर पाकिस्तान के लिए? शुक्रिया बहुत बहुत नदीम, आपने बुलाया। देखें, 5G से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजीज़ 3G 4G 5G वेंडर के लिहाज से क्या होती है, जो लोग बनाते हैं, कस्टमर के लिहाज से, ऑपरेटर के लिहाज से। लेकिन हमें फोकस करना चाहिए कस्टमर के ऊपर, क्योंकि कस्टमर एट द एंड ऑफ द डे इंटरनेट इस्तेमाल करता है। तो कस्टमर को एक्चुअली चाहिए इंटरनेट, उसको चाहिए कि उसका इंटरनेट चले, अच्छी रफ्तार पे चले, मुनासिब कीमत पे चले और हर जगह चले। दिस इज़ व्हाट द कस्टमर एक्चुअली वांट्स। ये थोड़ी सी गिमिक्स आ जाती हैं कि जी जिस तरह हाई ऑक्टेन फ्यूल है, ये डीजल है, ये वो है, उनको चाहिए कि जी सही मुनासिब फ्यूल होए जो उसकी गाड़ी जो है उसको चला सके। तो 5G एक टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ज़रूर है। पाकिस्तान में जो लोग जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं वो स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। उसकी मिसाल मैं इस तरह देखता हूँ कि हमारे पास स्पेक्ट्रम, एक आप इस तरह सोच लीजिए कि एक सड़क है, एक सड़क की सर्टेन विड्थ होती है, अगर उसमें ज़्यादा गाड़ियाँ डालेंगे तो वो आहिस्ता चलेगी। पाकिस्तान में अफसोस की ये बात है कि हमने एज अ कंट्री स्पेक्ट्रम रिलीज़ नहीं किया, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्ट्रम स्टार्व्ड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। अब जब स्पेक्ट्रम की ये जो ऑक्शन आने वाली है, इसके बाद मज़ीद स्पेक्ट्रम खुलेगा। उस स्पेक्ट्रम के ऊपर आप जो आज का जो 4G है उसकी भी स्पीड आप 10 गुना 20 गुना बेहतर कर सकते हैं। सो अगर हम सिर्फ कस्टमर के नज़रिए से देखें तो उनको बेहतर इंटरनेट चाहिए, सो वो एक बेहतर भी दे सकता है। अच्छा, 5G को कुछ फ़वाइद हैं ज़रूर, ज़ाहिरी बात है कि एक ये नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी में सिर्फ इंटरनेट तेज़ होना नहीं है, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है कि आप एक जगह पे बहुत सारी डिवाइसेस आपकी कनेक्ट हो सकती हैं। अगर आप कोई ऑटोनमस व्हीकल्स चला रहे हैं या रिमोट सर्जरी कर रहे हैं, उसमें आपके अपलिंक की जो लेटेंसी है वो बहुत कम होती है। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल उसके जो यूज़ केसेस हैं वो ज़्यादा हैं बजाय ये कि एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए। जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो भी फ़ायदा उठाएगा, लेकिन वो फ़ायदा वो 4G से भी उठा सकता था अगर हमारे मुल्क में स्पेक्ट्रम ज़्यादा होता। अब ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने जा रही है, तो आप सोचते हैं कि इससे, मतलब मैं अपने घर में 3 सेपरेट कंपनीज़ के साथ, एक आपकी इस मोबाइल सर्विस के ज़रिए और 2 मुख्तलिफ और कंपनियां जिनके ज़रिए इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, और मेरी किसी से भी तसल्ली नहीं होती। ठीक है, वो मेरा दिल होता है कि जल्दी जल्दी भागे, क्यों नहीं भाग रहा, कई दफ़ा हैंग हो रहा होता है। तो ये चीज़ें आनी शुरू होंगी कि स्पीड उसकी बेहतर हो जाए, रिलायबिलिटी अच्छी हो जाए। इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो ये कि जब ज़ाहिरी बात है स्पेक्ट्रम ज़्यादा होएगा तो इसी जगह पे अगर आपके घर के नेबरहुड में कंजेशन है तो वो कंजेशन रिलीव हो सकती है। दूसरा ये है कि हमें मज़ीद टावर्स लगाने पड़ते हैं। उसमें कई रेजिडेंशियल एरियाज़ में हमें थोड़ा सा डिले आता है कि कितनी देर अप्रूवल में मिलती है बिफोर वी कैन गेट द टावर इंस्टॉल्ड ओवर देयर। सो इसके 2 वजूहात हो सकते हैं जो अगर आप मुतमईन नहीं हैं उसमें। एक तो ये स्पेक्ट्रम की लिमिटेशन हो सकती है, दूसरा ये हो सकता है कि आपके नेबरहुड में कोई नई कंस्ट्रक्शन हुई है जिसकी वजह से जो पुराना टावर था उसका एंगल आपके पास नहीं है, कोई हाई राइज बन गया। क्योंकि हमारे जो शहर हैं, हमारी जो सिटीज़ हैं, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं। मतलब उसमें एक नई बिल्डिंग बन गई, उससे फिर को आपको एक नया टावर लगाना पड़ेगा, किसी एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की तरह आपकी स्पीड बेहतर करनी पड़ेगी या आपका एक्सपीरियंस बेहतर करना पड़ेगा। 5G के टावर्स भी शायद ज़्यादा तादाद में लगाने पड़ते हैं, तो ये तो नहीं होगा कि पूरा शहर हमारा वो जंगल की तरह इधर उधर हर जगह टावर नज़र आ रहे हैं? नहीं, देखें, टावर्स एक्चुअली अब एक कॉमन टावर कंपनीज जो हैं वो बनना शुरू हो गई हैं। वो टावर्स अब शेयर कर रहे हैं जिस तरह बाकी ममालिक में होता है। और ये जो विजुअल अनअपीलिंग सा एक हो जाता है कि 4 टावर्स लगे हुए हैं एक बिल्डिंग के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता एक टावर होना चाहिए और उसको भी कैमोफ्लेज करना चाहिए कि आपके शहर की जो खूबसूरती है वो ना आए। तो इसके ऊपर चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है, उसको कैमोफ्लेज कर सकते हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें इंडोर सोल्यूशंस होती हैं, तो आपको हर जगह नज़र नहीं आता। और इसमें भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान में थोड़ी सी जो विजुअल बदनुमाई है वो ज़रा ज़्यादा है। अच्छा आमिर साहब, मैं कुछ अर्सा पहले एक डिस्कशन में था उन लोगों के साथ जिन्होंने ये लॉन्च करने हैं स्पेक्ट्रम वगैरह को मार्केट में लाना है, तो मैं उन्हें कह रहा था कि कितने डॉलर्स आपको मिल रहे हैं इसके ऊपर आपकी तशवीश कम होनी चाहिए।
क्वालिटी ऑफ सर्विस वो क्या रोल आउट करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखें। लोगों को 25 करोड़ का मुल्क है, सहूलत ज़्यादा दें, कंपनियां ज़्यादा क्वालिटी लाएं और रिलायबल सर्विस दें, वो ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आप तो खुद इंडस्ट्री में, आपकी तरजीह क्या है? पैसे ज़्यादा हुकूमत को मिलने चाहिए, इसके अलावा कुछ और होना चाहिए? देखिए इसमें तीन, एक अगर ट्रायंगल बनाया जाए तो इसमें हुकूमत है, इसमें इन्वेस्टर या ऑपरेटर है, और इसमें एक कस्टमर है। हमें एक ऐसा बैलेंस लेके आना चाहिए जिसमें तीनों का फ़ायदा हो। तो अगर हम बिल्कुल कहें कि मुफ्त में दे दें हुकूमत के लिए कि रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है, तो वो बिल्कुल मुफ्त में नहीं देना चाहेंगे। अगर बिल्कुल सस्ते दामों में कर दें तो कस्टमर जो है वो ज़्यादा एंजॉय कर सकेगा, लेकिन ऑपरेटर के पैसे नहीं बनेंगे। ऑपरेटर के पैसे नहीं बनेंगे तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा टेक्नोलॉजी में। तो हमें एक राइट बैलेंस चाहिए जिसमें सारों का फ़ायदा हो सके, और वो राइट बैलेंस अवेलेबल है। मैं ये जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन से पहले एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आता है जो हुकूमत इशू करती है, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी इशू करती है, उसमें कुछ कंडीशंस डालते हैं। मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि इस दफ़ा जो उन्होंने कंडीशंस डाली और जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं वो बड़ी फॉरवर्ड लीनिंग और प्रोग्रेसिव हैं। तो उसका कहने का ये मतलब है कि जो हमने पिछली दफ़ा जो तनकीद की थी कि ऑक्शन होती थी और सिर्फ एक बंदा आता था, तो वो तो ऑक्शन ही नहीं हुई, रिज़र्व प्राइस पे हो गया। आपने कीमत इतनी ऊंची रखी, आपने डॉलर में कीमत रख ली, आपने जो उसके जो कंडीशंस थी वो इतनी अनफेवरेबल रखी कि उसमें लोगों की अटेंशन और अट्रैक्शन ही नहीं हुई। तो इस दफ़ा जितनी भी हमने फीडबैक दी है, जितनी भी हमने शायद तनकीद भी की थी, उसको हुकूमत ने मद्देनज़र रख के बड़ा रीज़नेबल किस्म का एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया है, जिसमें फोकस उनका अप फ्रंट कैश कलेक्शन नहीं है। इस वक्त उनका फोकस है कि यूज़र एक्सपीरियंस या कस्टमर एक्सपीरियंस किस तरह बेहतर जाए, और ज़्यादातर उन्होंने ये तरजीह इस चीज़ को दी है कि ऑपरेटर्स हुकूमत को पैसे देने के बजाय नेटवर्क के ऊपर पैसे लगाए। जिस तरह हमने अभी ये PIA की भी एग्जांपल देखी कि PIA को हुकूमत के शायद कम पैसे मिले, लेकिन वही पैसे वो एयरलाइन में लगाएगा ताकि एयरलाइन सक्सीड कर सके और बाकी पैसेंजर्स का फ़ायदा हो, और इन द लॉन्ग टर्म हुकूमत का भी फ़ायदा हो। आपके ख्याल में अगर जैज़ आता है इस फील्ड के अंदर, तो जैज़ को कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी टू रोल आउट दिस न्यू सिस्टम? जी अच्छा, इन्वेस्टमेंट के दो पहलू हैं। एक तो यह है कि जो हम हुकूमत को पैसे देंगे जो कि एक लाइसेंस फ़ी होती है, वो 15 साल के लिए आप लाइसेंस लेते हैं जो भी हम स्पेक्ट्रम ख़रीदेंगे। हिस्टोरिकली ये कोई तकरीबन $300 मिलियन का एक ऑक्शन होती थी, आखिरी दफ़ा 450 मिलियन के करीब गई है डॉलर्स में। इस दफ़ा हुकूमत ने ये देखा है कि जी ये जो प्राइसेस थी इसमें सही मायनों में कंपटीशन भी नहीं आया, और उसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो शायद हुकूमत को हो गया, लॉन्ग टर्म बेनिफिट कस्टमर्स को भी नहीं हुआ और ऑपरेटर को भी नहीं हुआ। सो ये एक कंपोनेंट है जो आप लाइसेंस भी देते हैं। जो ऑपरेटर के लिए सही इन्वेस्टमेंट होती है या महंगी इन्वेस्टमेंट होती है वो ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर होती है। अब अगर जैज़ के लिहाज से मैं आपको बात करूं तो पिछले 30 सालों में हमने तकरीबन कोई $11 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए हैं। हर साल हम तकरीबन $300 मिलियन के करीब इन्वेस्ट करते हैं अपने सारिफिन की जो सर्विसेज हैं उनको बेहतर करने के लिए। 4G ज़्यादा लगाते हैं, कैपेसिटी लगाते हैं, नई सर्विसेज लेके आते हैं, नई इनोवेशन लेके आते हैं। तो मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर स्पेक्ट्रम के ऊपर $100 लगते हैं तो जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 500 के करीब लगेगी। सो द मेन कॉस्ट इज स्टिल द रोल आउट, क्योंकि अगर किसी भी जगह, अगर मैं 1 मिनट में आपसे पूछ लूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हुकूमत को मोटा नंबर 1 कितना रेवेन्यू हुकूमत को मिल जाएगा और कितनी इन्वेस्टमेंट अगले 2 सालों 3 सालों के अंदर प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर वो इस सिस्टम को रोल आउट करने पे लगाएंगे? देखिए, मैं हुकूमत के लिहाज से उन्होंने क्या चीज़ें सोची हैं मेरे लिए कहना मुश्किल होएगा, लेकिन मेरा ख्याल है शायद उनको ये इस प्रोसेस में $300-400 मिलियन के करीब मिल जाएं। जो इन्वेस्टर्स या 3 ऑपरेटर्स जो इसके ऊपर पैसे लगाएंगे वो तकरीबन 4-5 गुना ज़्यादा होंगे इससे। $2 अरब के करीब की सरमाया। मेरा ख्याल है कि $1 अरब तो आसानी से, $1 अरब तो आसानी से अगले 3-4 सालों में ये 3 ऑपरेटर्स जो है इनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना 4G का नेटवर्क अपग्रेड करना पड़ेगा 5G के ऊपर। तो जो इन्वेस्टमेंट है, और ये हुकूमत की आई थिंक फॉरवर्ड थिंकिंग है कि बजाय ये कि वो पैसे शुरू में लें, वो इन्वेस्टर्स को इनकरेज कर रहे हैं या ऑपरेटर्स को इनकरेज कर रहे हैं कि आप अपनी सर्विसेज बेहतर करने के ऊपर लगाएं। और जब वो सर्विसेज बेहतर होंगी, जब कस्टमर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उनका रेवेन्यू जनरेट होएगा, तो हुकूमत टैक्सेशन के थ्रू वही पैसा वापस रिकवर कर सकती है। टाइमिंग थोड़ी सी ऑफ हो जाएगी, शुरू में लेने के बजाय आप सक्सेस को टैक्स कर रहे हैं, शुरू में आप होप को टैक्स करते हैं। बिल्कुल सही। 10 मार्च
जी मेरा ख्याल है 10 मार्च 10 उन्होंने डेट रिवाइज किया, 10 मार्च को अब ऑक्शन होएगी। ऑक्शन होगी। आमिर इब्राहिम साहब, CEO जैज़ वर्ल्ड, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।